Good morning, students. So, bete, we will continue with the chapter quadrilaterals, understanding quadrilaterals. Exercise 3.3 we were discussing. Last question is left from exercise 3.3, question number 12. Let's do that. Find the measure of angle P and S if SP is parallel to RQ in the figure. So let's make the figure. Now look on the board. This SP is parallel to RQ. ये parallel lines हैं. We have to find angle P and angle S. Who can tell? बताओ कैसे निकालेंगे? No. 130 plus 90 is 180. वो तो लीनियर पेयर कहाँ से लगेगा? तुम्हें लीनियर पेयर समझ ही नहीं है. इसका मतलब लीनियर पेयर क्या होता है? बेटे लीनियर पेयर होता है अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन के बीच में ये पूरा क्या होता है? लीनियर 180. अगर ये पूरा 180 डिग्री का एंगल दो हिस्सों में बट जाए तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलाकर क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर. अगर लाइन, एक मिनट रुक जाओ बेबानी, अगर लाइन ऐसे हो और ऐसे कोई लाइन हो तो हम इन दोनों को एंगल्स को कहते हैं लीनियर पेयर. यहाँ पर कौन सी स्ट्रेट ये लाइन है, ये वर्टेक्स है. कहाँ दो पेयर, दो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स कहाँ डिवाइड हो रहे हैं? कॉर्नर है. कॉर्नर पे लीनियर पेयर थोड़ी लगाते हैं, कभी भी लगा सकते हैं. इट इज वेरी इजी बेटा, इट इज वेरी इजी. क्या P 90 होगा? क्यों? R तो 90 दिख ही रहा है. हमने P और S निकालना है. Who will tell me? Yes. These are not the parallel lines. These are parallel lines. Look here on the board. If two parallel lines are like this, and can this be a transversal? तो ट्रांसवर्सल के अंदर वाले दोनों एंगल्स 180 सम बनाते हैं. ये 90, ये दोनों का सम तो 180 हो ही नहीं सकता बानी. ये दोनों का सम तो 180 हो ही नहीं सकता. क्यों? मान लो ये 90 ना भी दिया होता तब भी आप 130 प्लस R को 180 नहीं लिख सकते, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपको समझनी है ये बात, ठीक है? ये देखो, अगर ये दो लाइंस पैरेलल ही नहीं है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर थोड़ी आप कह सकते हो कि इनका सम 180 है. सम 180 तभी होता है अगर लाइंस क्या है? पैरेलल. आई होप इट इज क्लियर. सो बेटा we will write. We can see. Yes, अनवे ने पूछना कुछ. 1 मिनट बेटा. हाँ जी अनवे बोलो. मेरा ये डाउट है, जैसे अगर S और R पे कोइंटीरियर एंगल्स का लग सकता है तो R और Q पे क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, वही तो बोल रही हूँ. क्योंकि वो जो कोइंटीरियर एंगल्स होएंगे वो पैरेलल लाइन पे होएंगे. ये दोनों कोइंटीरियर तो हैं, लेकिन इनका सम 180 नहीं है. अगर दो लाइंस बेटा पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल, ये लाइंस पैरेलल हैं, then we can say angle 1 plus angle 2 is 180. But if the line is, one line is this and other line is like this, and this is the transversal, then these are for sure co-interior angles. ये है तो co-interior, but यहाँ पर
1 और 2 का जो सम है वो 180 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। So for the co-interior angles to be 180 degree, the line should be parallel. लेकिन इसमें है तो एस और एस पी और आर क्यू ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल बेटा, ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, ये यस पैरेलल है, मैम। तो ये ट्रांसवर्सल और ये यस भी मैम। ट्रांसवर्सल। तो या ये वाले एंगल 180 या ये वाले, ना कि ये, इन दोनों के ये वाले नहीं लिए। होंगे, हाँ, अरे एक मिनट उल्टा कर, बाकी ट्रांसवर्सल पे होने चाहिए। इधर देखो बेटा, यहाँ पर हमें कौन सी लाइंस पैरेलल गिवन, बानी जी बोर्ड पे देखिए, यहाँ पर हमें ये वाले लाइंस पैरेलल गिवन है ना, ये, तो ये ट्रांसवर्सल है। पैरेलल लाइन को टच करता हुआ एंगल, पैरेलल लाइन को टच करता हुआ एंगल, ये को इंटीरियर है और इनका सम 180 है यहाँ पर। और अगर हम, ठीक है, इसी तरह से अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इनका सम भी 180 होएगा। ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, इनका सम, ये ट्रांसफर पैरेलल लाइन को टच करते हुए एंगल्स, इनका सम भी क्या होगा 180। लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारी ये ऊपर नीचे वाली लाइंस है ये पैरेलल नहीं है ना, तो इनको टच करते हुए वाले एंगल, इस लाइन और इस लाइन को टच करते हुए वाले एंगल्स का सम 180 नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। अनवे क्लियर हुई बात? यस मैम। पैरेलल लाइन को टच करते हैं ना, देखो ये पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, लेकिन दूसरा ये वाला एंगल नॉन पैरेलल लाइन, ये भी नॉन पैरेलल लाइन, तो फिर वो 180 नहीं बनाएंगे, तो ये समझना पड़ेगा। अब लिखोगे SP is parallel to RQ, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दिस implies angle S plus angle R is 180 degree co-interior angles। R 90 है, फिगर में ही दिख रहा है, S भी कितना आ गया 90, हमारा ये भी 90 था, ये भी 90 था। P कैसे निकालें? यस, ऑल द सम ऑफ 4 एंगल 360, 3 पता है, चौथा निकल जाएगा, ठीक है, वैसे ही निकालेंगे, वरना आप को इंटीरियर यहाँ भी लगा सकते थे। एनीवेज हम वैसे करेंगे। नाउ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज 360 डिग्री। आप पूरा लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, P we need to find, Q is 130, R is 90, S is 90, 130 plus 90, 220, 220 plus 90, 310। एंगल P कितना आ गया 50 डिग्री। नोट डाउन, नोट डाउन बेटे, समझ आ गई आपको? यस यू बॉय, क्लियर है? लीनियर पेयर ध्यान से लगाना, लीनियर पेयर वहीं, ऐसे नहीं हर जगह कहीं भी लीनियर पेयर एक वर्ड आता है तो कहीं भी लगा दो। एनी डाउट? ओके, आगे आ जाओ बेटा। आगे आपके पास रोम्बस के बारे में है, वो हम लिख चुके हैं।
Then about rectangle also, we have written the properties of all the quadrilaterals. Now exercise 3.4, state whether true or false. So we will discuss. All rectangles are squares. True or false? False. Yes, it is false. Because in rectangle, the opposite sides are equal, all sides are not equal. And in square, all sides are equal. So therefore, all rectangles are not square. It is false. So beta, I will be writing the answer and I will be explaining also. किसी को explanation समझ ना आए तो you can raise your hand and ask again. B part, all rhombuses are parallelograms. Rhombus क्या होता है? क्या जो rhombus है वो parallelogram की condition को satisfy करता है? Yes. एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, रोम्बस में भी है, चाहे चारों ही है लेकिन ऑपोजिट तो इक्वल है. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी इक्वल होते हैं. किया था ना कि वो क्वाड्रिलेटरल whose opposite angles are equal, so it is a rhombus. ठीक है. अगर डायगोनल्स की बात करें बेटा, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, तो रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं. अब इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी है कि रोम्बस के 90 पे करते हैं, वो अलग बात है, वो रोम्बस की प्रॉपर्टी है. लेकिन जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो इसमें आ रही है. So all rhombuses are parallelogram. It is true. C part, all square are rhombus and also rectangle. Yes, true. Because I told you rhombus में बेटा जो rectangle और square में जो rectangle और rhombus की properties होती है वो सब में सारी आ जाती हैं. Remember? Rectangle में आपको करवाया था that diagonals are equal. Diagonals of the rectangle are equal. ये learn करने पड़ेंगे. And diagonals of the rhombus they bisect at 90. Square में diagonals equal भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 में भी बाइसेक्ट करते हैं. तो इसका मतलब जो स्क्वायर है उसको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, उसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं. So all the properties of rhombus and rectangle are satisfied by the square also. ये समझ आ गई बात? ठीक है. C part true. D part, all squares are not parallelograms. False. जो भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम होते ही होते हैं. उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं. So C part is true. D part is false. किसी को यहाँ तक कोई पार्ट नहीं समझ आया तो पूछो. ठीक है. नेक्स्ट बेटा E part, all kites are rhombuses. False. नहीं, काइट में क्या होता है? काइट में ये ऊपर वाली साइड्स इक्वल होती हैं और नीचे वाली आपस में इक्वल. चारों साइड्स इक्वल नहीं होती. रोम्बस में तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं. इसका रीजन आ सकता है आपको. All kites, state whether it is true or false. All kites are rhombuses. True or false? Give reason. तो रीजन लिखना पड़ेगा आपको कि काइट में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, रोम्बस में होती. एक रीजन, सारे
मतलब मान लो अगर फॉल्स है तो जरूरी नहीं कि हर प्रॉपर्टी डिस्कस करो, सिर्फ एक साइड से भी वो ट्रू नहीं होता तो एक प्रॉपर्टी बता दो बस, एनी वन रीजन। एफ पार्ट ऑल rhombuses आर kites, सारे रोम्बस कहते काइट होते हैं। होते हैं रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल हैं तो ऊपर वाली ऊपर की और नीचे वाले नीचे की इक्वल तो है ही है। काइट में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जो सारे काइट है ना, जो काइट है वो रोम्बस नहीं हो सकते, लेकिन जो रोम्बस है वो काइट की प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। समझ आ गई? जितना मुझे आता है, जितना तुम्हें आता है वो सारा मुझे आ सकता है मैथ्स, लेकिन जितना मुझे आता है वो अभी तुम सबको नहीं आ सकता। बात समझे? एक जनरल एग्जांपल है। तो जो काइट है उसको हम रोम्बस नहीं बोल सकते, लेकिन जो रोम्बसेस हैं उसको हम काइट बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? सो ऑल द रोम्बसेस आर काइट्स, सो द आंसर इज ट्रू। वैसे जो पिछली एग्जांपल थी वो भी ट्रू नहीं थी, मैथ्स के केस में ट्रू थी, वरना आप लोगों को तो बड़ी टेक्नोलॉजी आती है अब आजकल, वो हमें कहाँ आती है ना। बानी को तो वीडियो ज्वाइन करनी भी आती है। बानी हमारा काम करना है, ठीक है? आगे आ जाइए बेटा। जी पार्ट all parallelograms are trapezium. Now it is true बेटा। what is a trapezium? trapezium होता है in which a quadrilateral in which at least one pair of opposite sides are parallel. दूसरी साइड नॉट पैरेलल होती हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो नॉट पैरेलल हो, उसको वो पैरेलल भी हो सकती हैं। अगर बाय चांस वो पैरेलल हो जाती हैं तो हम उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, ट्रेपीजियम नहीं बोलते। इसीलिए जो नॉन इक्वल साइड्स वाली एक साइड पैरेलल, एक पेयर पैरेलल और दूसरी नॉट पैरेलल को हमने एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है ट्रेपीजियम। बट अगर हम एक पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो जो पैरेललोग्राम है उसको हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। यस ट्रू। और अगर इसका रीजन पूछे तो हम कह सकते हैं दैट in this one pair of opposite sides are parallel. हाँ अनवे बोलो बेटा। मतलब लेकिन पैरेललोग्राम की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स ही होएगी पैरेलल। नहीं, पैरेलल ऑपोजिट साइड्स, ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम की ये प्रॉपर्टी होती है, इधर देखो, वन पेयर ऑफ साइड्स वन पैरेलल। पेयर तो पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम में वन पेयर तो पैरेलल है ना, चाहे ये वाला पेयर ले लो चाहे वो वाला। तो पैरेललोग्राम को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम इज दैट एटलीस्ट वन पेयर इज कम से कम एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो इसमें तो कम से कम, इसमें तो दोनों ही ऑपोजिट पेयर पैरेलल है, तो कम से कम वाला तो होल्ड कर ही रहा है। बात समझ में आई है? यस मैम। कम से कम एक पेयर पैरेलल होना चाहिए तो वो ट्रेपीजियम हो जाता है। तो इसमें पैरेलल है तो इसको ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को भी ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। रेक्टेंगल है, उसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी हैं, तो रेक्टेंगल को भी हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। So all the quadrilaterals in which at least one pair of opposite sides are parallel to each other, we can call it as a trapezium. Okay ma'am. Okay. Yes ma'am, thank you. So all square are trapezium? Yes, true. G और H true है, लिख लो। सिर्फ ट्रू फॉल्स से मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये है कि आपको समझ आए कि why it is true and why it is false. थक गए हो वानी? No? Be active then. Any doubt? हाँ जी, any doubt? Clear? Okay. Now come to the next question बेटा। रट्टे लिखा हुआ है क्यों?
मैंने करवाना नहीं था, समझ के किया है कि पीछे से देखा है? समझ के किया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length. So it is very easy. कौन कौन से quadrilateral है जिसमें चारों sides equal होती हैं? Square, rhombus, बस square and rhombus है, लिख लो। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखो सारे बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखिए बेटा। Square and rhombus. These are the quadrilaterals in which 4 sides are equal. 4 right angles, square and rectangle. उसमें rhombus नहीं आएगा क्योंकि rhombus के चारों एंगल्स 90 नहीं होते। स्क्वायर के होते हैं all 4 angles 90 और रेक्टेंगल के होते हैं और 4 एंगल्स 90। ठीक है जी। पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स 90 थोड़ी होते हैं, चारों एंगल्स 90 किसके होते हैं? सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के अंदर टेढ़ी लाइन होती है, टेढ़ी लाइन थोड़ी बनती है 90 हमेशा ऐसे सीधा लाइन। थर्ड क्वेश्चन, explain how a square is a quadrilateral. Write down. Yes, बस यही लिखना है, लिखो। I am not going to write it on the board, I will dictate. Third question, first part. Since a square is a closed four-sided figure, since a square is a closed four-sided figure, since a square is a closed four-sided figure, therefore it is a quadrilateral. Therefore it is a quadrilateral. वो कहते हैं क्यों? क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लोज्ड फोर साइडेड होता है। स्क्वायर भी है ना। Since a square is a closed four-sided figure, therefore it is a quadrilateral. Done? B है, कहते हैं स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों होता है? लिखो सेकंड पार्ट में, बिकॉज से शुरू करेंगे। बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल एंड इक्वल। बस इतना ही। No need to write the properties of diagonal. Just write down the property of sides. Because the second part का आंसर, because the opposite sides are parallel and equal. इसीलिए स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है बेटे, लिख लिए दोनों आंसर। रिपीट करवाना है तो रेज हैंड कर दो, आई विल रिपीट। थर्ड, स्क्वायर रोम्बस क्यों है? Because all four sides are equal and diagonal bisect at 90 degree. लिखो थर्ड पार्ट में, square is a rhombus because all four sides are equal in square. All four sides are equal and diagonal bisect at 90 degree. Because in square all four sides equal and diagonals bisect at 90 degree. और स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ईच एंगल 90। लिख लो अपने आप फोर्थ पार्ट का आंसर। बिकॉज in square opposite sides are also equal and each angle is 90 degree. Any doubt to anyone? सबको क्लियर है?
ओके, दिस इज राघव गाबा। अनम्यूट किया है बेटे मैंने आपको, कहाँ हो आप? रेज योर हैंड। कौन भाग गया है? बेटे मैम बोलेंगे। अच्छा 2 मिनट बाद डाल लेना। धैर्य अनम्यूट करो। रेज योर हैंड धैर्य। Next question number 4. Name the quadrilaterals whose diagonal bisect each other. Yes, Anmol. 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 Anmol कितनी है क्लास में? Diagonal bisect. Yes. So fourth question first part का आंसर है बेटे एक स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस रेक्टेंगल के नहीं करते, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते। एंड पैरेललोग्राम, दीज आर द 3 क्वाड्रिलेटरल्स जिसके डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ इक्वल है, 90 पे नहीं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर मींस, हाँ सेकंड पार्ट मतलब बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सिर्फ स्क्वायर बेटा रोम्बस, रेक्टेंगल में तो बेटा डायगोनल पूरे डायगोनल के बराबर है, वो हाफ हाफ नहीं होते। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोला ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोला, बाइसेक्ट भी करते हो। ये चीजें आपको ध्यान से पढ़कर, जो प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं उसको ध्यान से दोबारा से पढ़कर अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी, वरना तो कंफ्यूजन हो जाती है किसका डायगोनल में क्या है, किसके। 3 ही तो चीजें, 4 हैं, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। इसी के डायगोनल की प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना। जो रोम्बस और रेक्टेंगल के डायगोनल की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में भी आती हैं, ये भी आपको बता दिया। ऐसे लर्न करना आसान है आपके लिए। थर्ड, in which the diagonals are equal, square and rectangle। अभी बोला है, ठीक है, कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स इक्वल होते हैं और जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर में भी आती है। तो स्क्वायर देखो सब में आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर में जो भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है वो सारी स्क्वायर में होल्ड करती हैं। फिफ्थ आंसर लिखो जल्दी से। Explain why a rectangle is a convex quadrilateral। Because, write down because। बोलो बानी, speak loudly। कन्वेक्स क्यों है? इसमें आपको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की 2 प्रॉपर्टीज करवाई थी कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो लेस देन 180 होते हैं, एक। दूसरा, डायगोनल्स हमेशा अंदर को होते हैं, ऐसे बाहर को नहीं होता, डायगोनल्स अंदर बनते हैं फिगर के, जो उसका वर्टेक्स होता है वो अंदर की तरफ होता है, बाहर नहीं। आप सिर्फ एंगल वाले लिख दो, लिखो फिफ्थ का आंसर। बिकॉज इन रेक्टेंगल all the interior angles are less than 180, because in rectangle all the interior angles are less than 180 degree, because in rectangle all the interior angles are less than 180 degree। तो इस एक्सरसाइज में से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं।
6th क्वेश्चन रह गया, वो कल डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। सी यू टुमारो।